दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या होती है, तो इस मामले को पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को स्वतः ही संज्ञान ले लेता है। अब पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। पूछा जाता है कि लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जाता है कि 6 बजे मिली थी। उसके बाद पूछा जाता है कि घर वालों को तुमने 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया। साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने जो लड़की है उसकी लाश को घर वालों को कब सुपुर्द किया था, कब सौंपा था। बताते हैं कि रात के 8:30 बजे के आसपास था। उसके बाद पूछा जाता है कि एफआईआर दर्ज कब हुई थी, तो बताते हैं कि 11:45 पर उसी रात, यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा केस है और शायद किसी केस के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है कि किसी भी घटना में पोस्टमार्टम पहले होता है और उसके बाद एफआईआर बाद में दर्ज कराई जाती है। जबकि एक सही रास्ता जो सही ट्रैक होता है वो इस तरह से होता है कि किसी की लाश मिलती है, उसके बाद फिर एफआईआर लिखी जाती है, पंचनामा भरा जाता है और पंचनामा भरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है। उसके बाद वो घर वालों को सौंप दी जाती है। यानी कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है उस पर सवाल निशाने लगाना तो जाहिर सी बात है। लेकिन इस बीच में सीबीआई पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव है कि इस घटनाक्रम में असली वजह क्या है, क्यों उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी। कई सवाल उस आरोपी से पूछे भी जाते हैं। इस बीच में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो जाती है। किसी ऑडियो क्लिप में वायरल होने के बाद उसका ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि उस जगह 5 डॉक्टर होते हैं, कोई बताता है 7 डॉक्टर होते हैं, तो कभी 12 डॉक्टर का जिक्र आता है। अलग अलग ऑडियो क्लिप, शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले को गुमराह करने की, इस मामले को दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन हम एक बार फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब से इस घटना की शुरुआत हुई थी और आज तक हुआ क्या है और आगे क्या होने की संभावना है। क्योंकि 22 अगस्त 2024 को सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट भी सौंपेगी कि उन्होंने अब तक अपनी क्या क्या इस मामले में कार्यवाही की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 लगभग 6 बजे के आसपास का मामला था। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है जहां पर कई बार डॉक्टर आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यहां पर एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होती है वो आराम कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास होती है। वो आराम करने जाती है। सुबह एक डॉक्टर उन्हें जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम सुबह हो गई, आप जाग जाओ। जैसे ही डॉक्टर वहां जाता है, जाने के बाद दरवाजा खोला जाता है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। जिस तरह से अक्सर लोग जब सो जाते हैं तो अपने चेहरे पर, अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, कुछ इसी अंदाज में ट्रेनी डॉक्टर का हाथ रखा हुआ था। वो डॉक्टर दूर से देखता है और देखने के बाद वापस लौटकर चला जाता है। उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर रात को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसने सिर्फ चेहरा देखा। बाकी का जो हिस्सा था, ऐसा बताया जाता है कि कोई टेबल या किसी वस्तु के सहारे से वो ढका हुआ था, जिससे क्या बाकी का हिस्सा दिख नहीं पाया। कुछ देर के बाद फिर से दोबारा कोई कर्मचारी जाता है। उसने जो अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, वो पहला जो डॉक्टर था वो शायद इस दृश्य को देख नहीं पाता। ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ थी। उसका जो शरीर था अर्धनग्न अवस्था में था। बताया जाता है कि शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा था ही नहीं। अब ये जो घटना की जानकारी होती है वो धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल के अंदर फैल जाती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर फैलती है तो पता चलता है कि ट्रेनिंग डॉक्टर की इस तरह से हत्या कर दी गई है। बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इनके साथ रात में कोई रेप जैसी घटना भी हुई है। जिन लोगों तक ये बात पहुंची थी तो उतने ही पैर, उतने ही कदम चलकर सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे और देख रहे थे
जैसे कि अमूमन लोगों की एक आदत होती है, पुलिस बचाने की कोशिश करती है, पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वह जाकर करीब से देखे कि आखिरकार हुआ क्या है। जैसे क्या खुद वो पब्लिक के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ जो क्राइम सीन था वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई सारे लोग जाते हैं, उनके कदम के निशान भी पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपने अपने हाथों से जो सेमिनार हॉल की जो वस्तुएं थी उनको भी छूने की कोशिश की थी। इसलिए यह क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि अब यह कोई नहीं जानता था कि जिस मामले को अभी बहुत ही आसानी से लिया जा रहा है, यही मामला कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह की जो मीडिया होती है, अब चाहे देश की हो या विदेश की मीडिया हो, जो इस मुद्दे पर चर्चा करेगी कोई नहीं जानता था। यही कारण है कि इस मामले की सूचना दी जाती है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने भी इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। बताया गया है कि सर फोटो देखिए, इस तरह से एक घटना हुई है। जब घटना के बारे में बताया जाता है तो डॉक्टर यानी कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष है, उस फोटो को देख के उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। उसके बाद फिर वह आते हैं। यहाँ से 11:53 पर परिवार को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। अब परिवार के जो लोग थे वो बहुत ही डरे हुए हो गए। आगे वो सोचने पर मजबूर हो गए कि रात 11 बजे तो बातचीत हुई थी, सब कुछ तो ठीक था, हॉस्पिटल के अंदर है, वो बीमार कैसे हो सकती है। उनकी थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए पिता ने एक बार नहीं कई बार फोन किया अपनी बेटी की हालत जानने के लिए कि बेटी कैसी है, ठीक है कि नहीं है, क्या हुआ है उसे। कई बार जब फोन करते हैं तब जाकर दूसरी तीसरी बार चौथी बार में जाकर फोन रिसीव हो जाता है। फोन रिसीव होता है तो इधर से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो मर चुकी है। परिवार वालों को यह बहुत ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात थी। माता पिता और आसपास के जो और लोग थे वो सीधा दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाते हैं अपनी बेटी से मिलने, तो इसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें इंतजार कराया जाता है और माँ बाप अपनी बेटी से ही नहीं मिल पा रहे थे। प्रिंसिपल या स्टाफ के जो लोग थे वो क्या खिचड़ी पका रहे थे। शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा कि मामला अगर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएगा तो बहुत सारी बदनामी होगी, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। यही बात थी कि सेटलमेंट की बात भी शायद सामने आती है, जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल भी होती है। लेकिन परिवार वालों को बेटी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत होती है। यही कारण है कि उन्होंने इस बेटी के मिलने वाले मुआवजे को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है इस मामले की जांच करिए, निष्पक्ष जांच करिए। इकलौती बेटी है, अब क्या कर सकते हैं, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ऐसी बातचीत होती है। इसके बाद फिर पुलिस पर जब दबाव पड़ता है तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। अब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो पता चलता है कि उस सेमिनार हॉल के बिल्डिंग के इर्द गिर्द चारों तरफ 2, 4, 5 या 6 लोग थे जो आ रहे थे, जा रहे थे। तभी पुलिस को लगा कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। अब मामला पश्चिम बंगाल की सरकार तक पहुंच जाता है। एसआईटी गठन कर दी जाती है। देखा जाता है कि यहाँ पर पुलिस वाली इनकी एसआईटी की टीम पहुंचती है। जाकर देखती है तो लाश के पास से उन्हें एक ऐसी वस्तु मिलती है जो ब्लूटूथ होता है। अक्सर लोग मोबाइल में लगाकर अपना गाना सुनते हैं या फिर बातचीत करते हैं। अब उसका मिलान किया जाता है कि ये ब्लूटूथ किसका है, और उस ब्लूटूथ को हर किसी की फ़ोन पर कनेक्ट करके देखा गया और एक के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय रॉय होता है, जो कि कोलकाता की पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वायलेटर हॉस्पिटल के अंदर अक्सर आना जाना होता था। वो सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा था और जब उसके कमरे की जहां वो रहा करता था, जहां वो जाता था, वहां की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसके शूज जो होते हैं, उसके जूते जो होते हैं, उस पर ब्लड के निशान पाए जाते हैं।